आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनका नाम पूरे देश में पत्रकारिता में बड़े सम्मान से लिया जाता है। पत्रकारिता ही नहीं, वो एक अच्छे लेखक के साथ साथ फिल्म समीक्षक भी हैं। जी हाँ, उनका नाम है प्रदीप सरदाना जी। प्रदीप सरदाना वैसे तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई तक भी उनकी एक बहुत ही मजबूत पकड़ है, वो भी बॉलीवुड में। आज उनके सफ़र को लगभग 50 साल का उनका कैरियर इस क्षेत्र में हो चुका है। जानेंगे उनके सफ़र। तो वो चीज़ें ऐसी थी किसी के पास होती नहीं थी। आज फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई आदमी हो जो प्रदीप सरदाना जी को नहीं जानता। बस ये भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है और सभी का। आपने सारे फील्ड में काम किया है, डिफरेंट फील्ड है। आपको सबसे ज़्यादा मजा किस में आया? नहीं, मुझे सभी में आता है, मैं बताऊँ। मुझे पता नहीं क्या है, मतलब एक जो सब्जेक्ट ऐसे बहुत गूढ़ होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था की बेसिक नॉलेज तो मेरे को सारी है। मैंने बजट भी अभी कवर किया है, बजट पे भी लिखा है, लेकिन उसकी गहराइयों को मैं उस पर नहीं जा सकता। वो मुझे थोड़ा एक वो लगता है कि मुश्किल काम है, क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बहुत गहराई है। आप पूरी जीडीपी कैसे जा रही है, कम कैसे हो रही है, वो कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, वो आपको देखना है। लेकिन मुझे ये पता रहता है जीडीपी कितनी हो रही है, अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर पर है, 3रे नंबर की तैयारी हो रही है, बजट में क्या क्या है, वो सब पता है। मतलब एक अर्थव्यवस्था, एक दो ऐसी चीज़ों को छोड़कर बाकी साइंस में भी थोड़ा बहुत कुछ कम किया है काम। अदरवाइज सभी साइंस में भी किया है लिखने को। जब भी ये उपलब्धियां होती हैं हमारी अंतरिक्ष की, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं नासा के, उनके भी मैंने इंटरव्यू किए, जो हेड हैं वहाँ के, उनके भी मैंने मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की है। तो मतलब वो फील्ड भी रहा है, तो मुझे सभी मज़ा आता है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने कृषि, जैसे बताया आपको, कृषि से शुरुआत की। उस समय क्या था, पहली बार क्रांति हुई थी। मटर जो आजकल है जी, अगर आपको याद हो बहुत पहले, तो उससे मटर जो आती 3 दाने की मटर आती थी। एक मटर में से 3 दाने होते थे, पता नहीं आपको याद है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस मटर के अंदर 9 दाने हैं। वो जब पहली बार क्रांति हुई, उसको मैंने लिखा कि मटर में क्रांति। अब जिस मटर के अंदर 3 दाने आप देखते हैं तो उसमें 9 दाने आ रहे हैं। तो वो पूसा के अंदर सर्च हुआ था, और उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर किसी किसान ने उसकी बहुत बड़ी इस पर खेती की थी, और वो बहुत कामयाब रही। मैं उस किसान का इंटरव्यू करने गया कि भाई ये तो क्रांति हो जाएगी, मटर 3 आते तब तो मतलब थोड़े मटर लेंगे और दाने आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इसलिए जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं किसी की बाल मजदूरों की व्यथा कथा देखी तो उस पर लिख दिया, वैश्याओं की देखी उस पर लिख दिया, कैबरे डांसर की देखी उस पर लिख दिया। किसी की भी समाज में कोई शोषित हो रहा है तो उसको उठाने का जो भी हो सकता है। इस तरह ये जो कला है, संस्कृति है, सिनेमा है, ये तो रग रग में आ गया है, क्योंकि अब इनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं। अब सिनेमा पे एक ज़्यादा नाम बन गया है फिल्म समीक्षक के रूप में। तो फिर सिनेमा पे तो कोई भी विशेषज्ञ निकालेगा, कोई भी करेगा। टीवी चैनल के सभी के साथ मैं पैनल करूँ, सरदाना जी के बिना अधूरा ही रहेगा। तो वो बुलाते शो में देख लो, आप भी याद है, बड़े चैनल में देख लो, मतलब बाहर भी आते हैं। आपने भी एक बार किया था, अलवर आ गए थे एबीपी के लिए, तो मैं दिल्ली छोड़ चुका था, तो उन्होंने कहा नहीं वहीं पर करना है, जाना आप ही का है। तो ये सब सम्मान देते हैं, भी अच्छा लगता है। बीबीसी पर मेरी रेगुलर, बीबीसी के लिए लगातार काफ़ी काम करता रहा हूँ। तो अलग अलग चैनल पर मेरे को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल तीनों में ही आता है। इसी तरह हर विषय पे आता है। ऐसा नहीं है, सिनेमा ठीक है कि सिनेमा बहुत ज़्यादा आ गया, कला संस्कृति, संगीत सुनना अच्छा लगता है। इस फील्ड में आपको थोड़ा आनंद आता है काम करते हुए। बाकी में थोड़ी सी आपको लग सकता है कहाँ है, लेकिन जिसमें कोई भी फील्ड जिसमें आपको आनंद आएगा वो बुझल नहीं हो सकता। 28 में मैंने अपना अखबार निकाल दिया, पुनर्वास। अब पुनर्वास की खास बात ये है कि ये मेरा एक रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र के देश के संपादक प्रकाशक होने का जी। तो ये रिकॉर्ड अपने आप बनते गए, वो भी अपने आप। शुरुआत तो आपकी 13 साल की उम्र वो भी रिकॉर्ड था। 13 साल में भी एक पत्रकार रिपोर्टर बनना, वो भी रिकॉर्ड था। फिर ये दूसरा रिकॉर्ड ये बन गया 17 साल की उम्र में अपना संपादक प्रकाशक होने का, देश का सबसे कम उम्र का। बस फिर वो मेरा अखबार में शौक हो गया। हालांकि अखबार निकाला तो, लेकिन अखबार को कुछ, क्योंकि एक तो बहुत उम्र छोटी थी और संसाधन बहुत कम थे, और कुछ नेचर ऐसा नहीं था कि आप लोगों से आप कहो जी डोनेशन दो, ये दो, वो दो। तो भी थोड़ा बहुत आता था, लेकिन वो ज़्यादा फिर हम उसको जब लंबा नहीं चला पाए उस समय, और उसको हमने फिर कुछ दिन बाद बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद मेरा 1982 के अंदर मैं नवभारत टाइम्स के अंदर मैंने, बाकी उसके बाद ही सब अखबारों में लिखना शुरू कर दिया था। मेरी एक पहचान बन गई थी। तो शुरुआत मेरी सिनेमा से नहीं हुई थी, मैं और सब चीज़ों पे लिखता था। कभी कॉलेज पे, अध्यात्म पे, शिक्षा को लेकर और राजनीति को लेकर, समाज को लेकर, अलग अलग विषयों को उठाता था। तो वो करता रहता था। तो कभी छात्र संघ चुनाव को लिख दिया, कभी दहेज के ऊपर लिख दिया, बस जो भी इस तरह की उस समय की समस्याएं थी, तो उन चीज़ों को उठाता रहता था। बाल मजदूरों पे लिख दिया। फिर तभी मेरा ये एक अच्छा नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और रीजनल अखबारों में एक अच्छा वो बन गया। फिर नवभारत टाइम्स ने मुझे अपने आप ही
अपने यहाँ नौकरी के लिए बुलाया जी। मैंने अप्लाई भी नहीं किया था जी। तो 1982 में मैं उप संपादक बन गया था मैं जी। बस फिर वो उसके बाद अच्छा आप दूसरी बात बताओ उप संपादक जो बना तो वो खेल के अंदर मुझे सब एडिटर बनाया। अच्छा, उस दिन एशियाई खेल शुरू हो रहे थे दिल्ली के अंदर, मतलब वो फील्ड भी अछूता नहीं रहा। मतलब आप उसमें आप देखिए अपने आप ही आते रहे, मतलब मैंने चिंता नहीं की कि क्षेत्र कोई भी हो, क्योंकि आप देखिए कमेंटेटर होते हैं, हमारे मित्र थे जसदेव सिंह, वो बड़े अच्छे कमेंटेटर थे। उनका मैंने हालांकि मैं तो पहले ही अलग अलग विषयों में आया था, लेकिन उनकी बात से मुझे और बल मिला। उन्होंने कहा ऐसे बहुत से खेल हैं जिनके बारे में मैं जानता कुछ नहीं, लेकिन मैं उनकी कमेंट्री करता हूँ, क्योंकि खेल जो भावना है वो एक ही है, जो खेल है वो एक कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य एक ही है, भावना एक ही है। तो आपके सिर्फ नियम अलग अलग हैं, खेल अलग अलग है, बस यही है। लेकिन आप अगर खेल भावना को समझते हैं, खिलाड़ियों को समझते हैं, किसी भी विषय पे आप किसी भी खेल के ऊपर आप इसी तरह में पत्रकारिता जो है वो भावना तो एक ही है, लेकिन पत्रकारिता है तो एक ही। अब हम आपको लिख रहे हैं तो अभी नींबू पानी पे लिख सकते हैं, पेन पे लिख सकते हैं, सोफे पे लिख सकते हैं, होटल पे लिख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लिख सकते कि एक ही चीज़ पे क्यों बंधे रहें? इससे क्या है कि आपका ज्ञान और बढ़ता है। अगर आप एक ही चीज़ पे लिखेंगे तो वो आप उसी क्षेत्र के होकर रह जाएंगे, अलग अलग रहेंगे तो आपको अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान होगा। आप खुद अपने आप सोचेंगे अरे भी मैं इस पर भी काम करना चाहिए, जब काम करेंगे तो रिसर्च करेंगे, उसकी गहराइयों में जाएंगे। तो इसलिए फिर मेरा जो है ये सब हो गया। सिनेमा असल में ऐसा हुआ कि मेरे बच्चन जी गुरु थे, अब उनके पुत्र अमिताभ बच्चन जो है उस समय उनकी शोले और दीवार जैसी पिक्चर हिट हो गई थी, तो उनके पारिवारिक संबंध थे, घर आना जाना था। अमिताभ बच्चन से आप मिल रहे हैं उस दौर में 76 के अंदर, अभिषेक का जन्म ही हुआ था तब फरवरी 76 में। आप गोदी में खिला रहे हैं अभिषेक बच्चन को, अमिताभ बच्चन से मिल रहे हैं, जया बच्चन से मिल रहे हैं, बच्चन जी से मिल रहे हैं, तो आपके पास फर्स्ट हैंड अमिताभ बता रहे हैं कि मैं ये शूटिंग करने जा रहा हूँ, वहाँ मिलने जा रहा हूँ, तो उसको आप सुन के अपने पास रख लें, कोई मतलब नहीं। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो देख लीजिए हो सकती है आप कहाँ पुनर्वास कॉलोनी में जा रहे हो, पुनर्वास अखबार निकाल रहे हैं, तो पुनर्वास कॉलोनी जहाँ इतनी गंदगी है, बुरा हाल है, रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी नहीं मिल रहा, गंदगी में रह रहे हैं, अब वहाँ जाके काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं अरे कहाँ में फंस गया, भी आपको नहीं करना हो मत कीजिए, लेकिन उसमें भी हमें लगता है कि हम कुछ कर पाए इनके लिए, या सड़क बन गई, नालियाँ बन गई, पानी आ गया हमारी मेहनत करने से, तो वो लोग भी बड़े खुश हुए सब इस तरह। तो इसलिए सभी में आनंद आता है। कोई ब्लास्टिंग स्टोरी तो रही होगी, एक बार मेरे को भी थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, संसद तक में चर्चा हो गई थी आपके स्टोरी की। बिल्कुल, बहुत सारी, मतलब ये मेरी जो रिकॉर्ड बनते रहे, बहुत सारे रिकॉर्ड बने। जैसे मैंने आपको बताया पहले, ये मेरा सबसे कम उम्र का रिपोर्टर संवाददाता का बना 13 साल वाला, 17 साल में सबसे यंगेस्ट एडिटर का बना, ये मेरा बना। उसके बाद टीवी पर जर्नलिज्म सबसे पहले मैंने शुरू की। टीवी पे कोई सोच ही नहीं सकता था कि मतलब टीवी चैनल में डिबेट में बैठना, और डिबेट नहीं, डिबेट तो बहुत बात की बात, डिबेट तो शुरू नहीं हुई थी। अच्छा। जब टीवी चैनल थे तो शुरू में संडे की फिल्म उस पर आती थी, एक चित्रहार आता था, एक कृषि दर्शन आता था, यहीं तक सिमटा हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद जो मनोरंजन चाहे उस पर अलग अलग प्रोग्राम शुरू हुए, तो जब सीरियल शुरू होने लगे थे 84 के अंदर जी, तो तब मुझे लगा कि ये टीवी चैनल जो है 82 में शुरू होने लगे थे, 84 में तो नेशनल में हम लोग आया था सबसे पहले। तो तब मुझे लगा कि ये हम जो फिल्म देखते हैं वो देखते हैं एक जगह अलग अलग टाइम में। आपने अलग टाइम में वो फिल्म देखी, मैंने अलग टाइम में देखी, इन्होंने अलग टाइम में देखी, लेकिन सीरियल तो एक ही टाइम में आएगा और एक ही टाइम में सब लोग देखेंगे, एक ही टाइम में। मेरी नानी यहाँ अलवर में रहती थी, तो वो अपना दादी माँ जागी सीरियल देखती थी। कोई मेरा एक दोस्त था, उसने जम्मू से बताया मैं दादी माँ जागी देख रहा हूँ। कोई असम में मिला था, उसने कहा मैं दादी माँ जागी देख रहा हूँ। मैं दिल्ली में देख रहा हूँ। तो मैं कहा अरे फिल्म तो पता नहीं किसे लगी, वो पहले तो 25 हफ्ते फिल्म चलती थी, कोई कभी देख रहा है, कभी देख रहा है, कभी देख रहा है। सीरियल तो एक बार आएगा, एक बार में आप सब देख लेंगे, तो ये क्रांति कर देगा ये मीडिया। तो तभी मेरा दिमाग कौंधा, तो मैंने ये टीवी जर्नलिज्म शुरू की। उससे पहले कोई सोच नहीं सकता था कि टीवी पे जर्नलिज्म, जितने भी टीवी पे नॉर्म्स हैं, चाहे टीवी के बारे में डे बाई डे स्टोरी, मंत्रालय में क्या हो रहा है, दूरदर्शन में क्या हो रहा है, प्राइवेट चैनल में क्या हो रहा है, टीवी कलाकारों के इंटरव्यू सबसे पहले मैंने की है। टीवी पे कवरेज स्टोरी सबसे पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैंने दी, दूरदर्शन दर्शकों से दूर क्यों। उसके बाद हम लोग सीरियल आया तो उसके कलाकारों के इंटरव्यू सबसे पहले मैंने दिए। नवभारत टाइम्स में पूरा पेज दिया, हम लोग की दुनिया के ये लोग, उनके आर्टिस्ट, वो मतलब सोच रहे थे टीवी आर्टिस्ट कि कोई हमारे इंटरव्यू कैसे आ सकते हैं, मतलब हम तो कोई सिनेमा के हीरो थोड़ी, एक्टर थोड़ी हैं। तो उनको लगा शायद कोई ऐसी जर्नलिस्ट मजाक कर रहा है कि तुम्हारे इंटरव्यू लेने, लेकिन जब वो छपे तो वो उनकी आंखें खुल नहीं कर रही, हम लोग भी स्टार बन सकते हैं। तो वो फिर शुरुआत हुई, उसके बाद सब लोगों ने इंटरव्यू शुरू कर दिए। तो ये सब मेरे फॉर्मेट शुरू किए हुए हैं, और चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडिया टुडे हो, नवभारत टाइम्स हो, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने ही ये फॉर्मेट शुरू किए थे। मैं अकेला टीवी जर्नलिस्ट होता था उस दौर में। अब तो पूरी फौज हो गई बाद में, फिर जब टीवी चैनल बड़ा हुआ तो टीवी के लिए कवर करने वाले और रिपोर्टर्स और ये सब लोग, ये भी सब अलग हो गए। तो इसलिए वो सब किया, तो वो भी रिकॉर्ड बना
टीवी जर्नलिज्म वाला। उसके अलावा अभी पीछे जब श्रीदेवी की डेथ हुई थी तब रिकॉर्ड बना। मैं 4 दिन 52 घंटे लाइव रहा, 4 दिन के अंदर 52 घंटे लाइव नेशनल टेलीविजन पे, आज तक पर, एबीपी न्यूज़ पर, इंडिया टीवी पर, जी न्यूज़ पर, न्यूज़ 24 पर। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। कोई भी दुनिया के अंदर एक चैनल से फ्री होते दूसरे, मतलब मैं एक चैनल से होता था, 2 चैनल 3 चैनल की गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती थी कि अब चलो हमारे यहाँ चलिए। तो उसमें वो इतना ज़बरदस्त वो हो गया था। मतलब मैंने सुबह शुरुआत की श्रीदेवी की डेथ पे, रात को 3 बजे खबर आ गई थी। 24 फरवरी के समय जो है 25 फरवरी को मैंने सुबह शुरुआत की 6-7 बजे से, और रात को 1 बजे तक उस दिन करता रहा। रेगुलर? हाँ, रेगुलर नॉन स्टॉप 1 बजे तक। वो आज तक पे दस्तक आता है रात को वो वाला प्रोग्राम, 1 बजे वो आप ये देखिए मतलब चलता रहा। मतलब मेरे साथ जो है वो, और वो बोले इतनी टीआरपी आ रही है, बंद ही नहीं करना, उसको चलने देना चाहिए। तो वो आप ये देखिए, वो 1 बजे तक मैंने आज तक पे बैठा रहा। उसके बाद फिर मैं अगले दिन सुबह फिर शुरू हो गया, रात को मैंने रिकॉर्ड करके रखा लिया उन्होंने। मैं 4 दिन के अंदर टोटल 52 घंटे मैं लाइव रहा। बहुत बड़ी तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी जर्नलिस्ट, चाहे कोई एंकर, क्योंकि एंकर की ड्यूटी भी एंकर भी बदल जाते हैं, 8 घंटे की 6 घंटे की ड्यूटी होती है, वो बदल जाते हैं। और जो है कोई जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो बैठते हैं, वो भी नहीं इतनी देर, कोई भी किसी आदमी ने सब जगह बदलते ही रहते हैं। 4 दिन के अंदर 52 घंटे नेशनल टेलीविजन में कोई आदमी लाइव नहीं रहा। तो वो भी मेरा रिकॉर्ड बना। तो ये तो इस तरह के मेरे कई रिकॉर्ड बनते रहे और भी बने हैं। जैसे हमारा अखबार पुनर्वास है, वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने रिलीज़ किया। तो राष्ट्रपति भवन में पुस्तकें रिलीज करते रहे राष्ट्रपति। अखबार हमारा अकेला हुआ है आज तक के कोई अखबार 77 ईयर्स के हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ हमारा अखबार है जो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। तो 93 के अंदर 25 जुलाई डेट, 10 जुलाई 25 जुलाई को वो होने वाले, 10 जुलाई 1993 की बात थी, नहीं 97 की, 10 जुलाई 1997। तब उन्होंने राष्ट्रपति की वेबसाइट पर बाकायदा उसका हमारा फोटो है उसका कि राष्ट्रपति भवन के अंदर उन्होंने ये किया है, उनकी वेबसाइट पे भी हमारा लगा हुआ है। तो वो भी रिकॉर्ड बना। स्टोरी तो ऐसी बहुत है। मतलब सबसे पहले मैंने घोषणा की वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे अपने पुनर्वास में। कोई सोच नहीं सकता था। अडवाणी जी अध्यक्ष थे, कोई सोच ही नहीं सकता था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ सकती है। मैंने लिखा तो बदलला खुराना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने वो अखबार रिलीज़ किया तो वो चौंक गए, कहते आपके मुँह में घी शक्कर अगर ऐसा हो जाए। उसके बाद वो बन गए। मैंने वाजपेयी जी को अखबार भेजा, उन्होंने मुझे धन्यवाद चिट्ठी है मेरे पास उनकी, तो उन्होंने पर्सनली बात हुई, कहते मैं कहाँ बन सकता हूँ, मैं किसान का बेटा रहा, मैं शिक्षक रहा, मैं तो बस ठीक है प्रधानमंत्री कहा, आपने लिखा मैं आपकी सद्भावना के लिए आभारी हूँ, धन्यवाद दिया। लेकिन वो बन गए। अब ये देखिए इस तरह की, मतलब आप देखिए राजनीति में कई ऐसी भविष्यवाणियां मैंने की जो वो सत्य रही। हाँ, इस तरह मैंने ये की थी जब ये वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी थी। इसके अंदर भी इस तरह की जो स्टोरी में बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर भी हंगामा हो गया था। वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और इन्होंने पी उपेंद्रा जो है तेलुगु देशम के जो थे, एनटीआर के जो पार्टी के सदस्य थे, एमपी थे, वो आईएमए मिनिस्टर थे केंद्र सरकार में। तो उन्होंने जो है ये एक फिल्म थी जो एनटीआर की, वो फिल्मकार भी थे, आप जानते हैं, एक्टर थे, वो उसी से राजनीति में आए थे। तो उनकी एक फिल्म थी, तो वो उन्होंने जो है दानवीर शूट करना, वो फिल्म थी। तो वो उन्होंने वो उस तेलुगु की फिल्म थी, तो उन्होंने वो दूरदर्शन पे दोपहर को दिखाई, जबकि वो नियम के अनुसार दिखा नहीं सकते थे। इस फिल्म को दिखाने के लिए उसके नियम बदल दिए पूरे के पूरे। तो वो फिर हंगामा मच गया जब मैंने स्टोरी दी कि इस फिल्म के लिए दूरदर्शन ने नियम बदले हैं। तो पार्लियामेंट में खूब हंगामा हुआ और 2-3 दिन तक हंगामा चलता रहा। और पहली बार वो वीपी सिंह की सरकार पर एक अटैक था कि भाई आप बड़े उससे आए हो कि हम कांग्रेस से बेहतर सरकार देंगे, अलग सरकार देंगे, तो लेकिन आप भी उसी ढर्रे पे चल रहे हो जिस पे कांग्रेस चल रही थी। बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपके इस क्षेत्र में लगातार। बस एक विषय पे और बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने वो सारा दौर देखा है, ब्लैक एंड वाइट से लेकर के और आज के युग की फिल्मों तक का देखा है, लेकिन अब एक OTT प्लेटफॉर्म आया है। बिल्कुल। किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में, अगर फिल्मों की बात करें तो? देखिए जी, जब भी हर समय के बाद ना कोई नई क्रांति होती रहती है जी। अब पहले सिनेमा देखने के हम थिएटर भी जाते थे, कोई सोच नहीं सकता। फिर दूरदर्शन पे, टेलीविजन पे जब प्राइवेट चैनल आए तो उस पर एक युग शुरू हो गया। अब आप मोबाइल में फिल्में देखिए, कहीं भी फिल्में देखिए, जगह जगह आपको उपलब्ध है। पहले फिल्में आप सिनेमा के अलावा देख ही नहीं सकते थे। फिर सीरियल का युग शुरू हुआ, वीडियो का युग शुरू हुआ। जब भी कोई नया युग आता है तो पुराने वाले को चुनौती होती है, तो उससे मिलता जुलता समानांतर चल रहा होता है। इस तरह OTT आया तो OTT ने दोनों को चुनौती दी, सिनेमा को भी, टीवी सीरियल्स को भी। बिल्कुल। तो उसका क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा अलग अपना रखा है, तो बोल्ड रखा अपने आप को, कुछ बोल्ड स्टोरीज हैं, कुछ अलग हटकर स्टोरीज हैं। तो अब तो उसके लिए नॉर्म्स बन गए हैं, उसमें भी सेंसर, मतलब एक तरह से गाइडलाइंस बना दी गई हैं। वैसे सेंसर नहीं है लेकिन गाइडलाइंस बना दी गई, आप उसको प्रॉपर उसमें चलेंगे, उससे ज़्यादा अश्लीलता देंगे, गाली गलौज करेंगे
तो आपके साथ उसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, आपको सज़ा मिलेगी जी। तो अब ये है कि लेकिन वो चल काफ़ी गया, उसने टीवी चैनल को भी काफ़ी TRP पकड़ा, मतलब धक्का दिया है। सिनेमा को इतना नहीं हो रहा, हालांकि बहुत सारी फिल्में उसी पर रिलीज होती हैं जो थिएटर जिनको नहीं मिल पाते, तो ये उसके लिए वरदान है उस फिल्मों के लिए। सीरियल भी उसी पे चलने लग गए, तो वो जो अपना फिल्में जो नहीं थिएटर मिल पाते थे तो वो इस पे आ जाती हैं छोटी छोटी, और कई उस पर जो है बहुत ज़्यादा फिल्में जो है उस पर भी काफ़ी चल जाती है। तो ये शुरुआत हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म से, हुई थी गुलाबों सिताबों से। मेरा मानना है कि OTT से एक जो कई कलाकार ऐसे भी होते थे जिनको रोजगार अब मिलने लगा है OTT की वजह से, जैसे कमी नहीं है। 2020 क्रिकेट मैच आया तो सभी प्लेयर्स को मौका मिलने लग गया। आपने बात पिछली वही, क्योंकि पहले जो है 5 डेज क्रिकेट चलता था, टेस्ट मैच चलते थे, बहुत स्कोप कम होता था, फिर 50-50 आया तो थोड़ा स्कोप और बढ़ गया, 20-20 आया और स्कोप बढ़ गया, IPL आ गया तो और स्कोप बढ़ गया, और अब तो अब आने देने वाले में और भी ऐसी नई बहुत IPL जैसी बहुत सी नई चीज शुरू हो रही है। अब ये OTT का जो एक कलाकार के पास काफ़ी प्लेटफॉर्म है, मतलब वो पहले थिएटर में काम करता था, थिएटर में भी कर सकता है, सीरियल में भी कर सकता है, OTT में भी कर सकता है, सिनेमा में भी कर सकता है, और सिनेमा में भी रीजनल सिनेमा भी बहुत बढ़ गया हमारा जी। ऐसा नहीं है कि वो रीजनल सिनेमा की भी काफ़ी पहुँच हो गई है, और हमारे भारतीय सिनेमा की जो विश्व के अंदर अभी पहुँच हुई है पिछले 5-10 साल में, वो तो कमाल की है। पूरी दुनिया के अंदर हमारी फिल्में दिखाई जा रही हैं, जो चाइना जो है हमारी यहाँ फिल्में नहीं दिखाता था, वहाँ आप ये देखिए चाइना इंडस्ट्री हमारी फिल्मों की वजह से खड़ी हो गई। वहाँ जो है जहाँ गिने चुने थिएटर थे, वहाँ इतने थिएटर बन गए नए, लगातार वहाँ खुल गए। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ भारतीय फिल्मों की वजह से चल रही है, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री। वहाँ की जो फिल्में चलती नहीं, सीरियल वहाँ के अच्छे हैं पाकिस्तान के, लेकिन जो फिल्में हैं वो अच्छी नहीं है, वो कभी चली नहीं पाती। उनके कलाकारों को यहाँ काम मिलता था, लेकिन कुछ माहौल बदला तो वो काम नहीं मिल रहा उनको, लेकिन वो OTT पे या बाहर शूटिंग होती है वहाँ काम करते हैं हमारे इसमें, तो उनको भी इससे हो रहा है। लेकिन जो वहाँ के जो सिनेमा हॉल बिल्कुल बंद पड़े थे, वो हमारी फिल्मों की वजह से पाकिस्तान वाले चल पड़े। मतलब हमारी भारतीय कला संस्कृति सिनेमा में इतना दम है कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, तो बस वो एक बार सामने आ जाए तो फिर बड़ा अच्छा मिलता है। तो ये इससे जो है लोगों को काम भी मिल रहा है, और हमारी कला संस्कृति बाहरी हो रही है, और एक्सचेंज भी हो रहा है। लेकिन OTT से कहीं आपको लगता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को कहीं हाँ नहीं बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है? बिल्कुल जो हमारी एक्चुअल वो है वो उसमें पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना उसमें दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि हर परिवार में षड्यंत्र हो रहा है, हर परिवार में ही एक्स्ट्रा अफेयर चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, आपको कहीं कहीं मिल सकती है। अभद्र भाषाओं का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। अभद्र भाषा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उनका मतलब ये है कि आप यूथ को अट्रैक्ट करो, यूथ को अट्रैक्ट करने का एक जरिया बना लिया। तो वो देखेंगे तो वो करेंगे, लेकिन आप ये देखिए वो जो देखेगा वो आगे वही बोलेगा, कुछ वैसे चाहे ना बोलता हो वो बोलना शुरू कर देगा। अब बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो जी बहुत। एक सेकंड, हाँ जी मैं अभी फ़ोन करता हूँ आपको ज़रा। एक बहुत बड़ा सफ़र आपका रहा है, 50 साल लगभग हो चुके हैं, और इस मौके पे पहले तो आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपको जन्मदिन है आज आपका, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और 50वीं वर्षगांठ पे क्या करने वाले हैं आप, ये भी हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। 50वीं वर्षगांठ पर एक तो मेरे ऊपर एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है मेरे 50 साल के करियर को लेकर, जिसमें जो 50 सालों में साथ कि 50 सालों के दौरान चाहे कोई पिछले 5 साल में जुड़े हों, चाहे 40 साल से जुड़े हों, चाहे 50 साल से जुड़े हों, तो वो उसके अंदर मेरे ऊपर लेख लिख रहे हैं, मेरे लेखनी के ऊपर, मेरी पत्रकारिता के ऊपर, और जो मैं जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और डिजिटल तीनों से जुड़ा हुआ हूँ उसके ऊपर, जिन्होंने मेरा संघर्ष देखा है वो उसके ऊपर, और जो मेरे व्यवहार के ऊपर और किस तरह मैं काम करता हूँ उसके ऊपर। तो वो किताब आ रही है, वो मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छी वो होगी, जिससे जो लोग को पता लगेगा, और मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनके लिए भी वो एक अच्छी मिसाल साबित होगी, उनके लिए एक उदाहरण साबित होगी, और उससे सीख सकते हैं कि मैंने किस तरह संघर्ष किया। और आप ये देखिए, आपका कोई भी इस पत्रकारिता में ना हो, क्षेत्र में कोई सिफारिश ना हो, तब भी आप जीवित रह सकते हैं, इस लाइन में आप सर्वाइव कर सकते हैं और ठाठ के साथ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा कोई ऐसा देश का अखबार नहीं है जिससे मैंने कॉलम ना लिखा हो, जिससे मैंने ना लिखा हो, जिससे मैं ना जुड़ा हुआ, कोई चैनल ऐसा नहीं है बड़ा जिससे साथ में ना जुड़ा हुआ। और डिजिटल में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, यहाँ तक BBC तक, यहाँ तक कि जो भारत सरकार की PIB की वेबसाइट थी उस तक, और अपना तो अब तो मेरा punarvasonline.com अपना है ही। punarvasonline.com पिछले साल नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया था, और जो पहले मेरा अखबार रहा है, 46 साल से अखबार चल रहा है,
जो बताया जिस तरह 1978 में शुरू किया था, वो अब मैंने 93 में फिर दोबारा शुरू किया था अखबार। उसके बाद अब उसको मैंने online.com बना दिया। जी, तो ये आपका सफ़र रहा। इसके अलावा एक कौन सा बर्थ आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार? कितने साल के हो गए आप? और इसके अलावा मेरा एक और जो ये है कि मेरे को लेकर कुछ शहरों में कुछ संस्थाएं समारोह आयोजित कर रही हैं 50 साल के करीब को लेकर। 50 साल पूरे होने 50 साल पूरे होने पर वर्किंग पीरियड। हाँ, मेरे को कुछ संस्थाएं आप सम्मानित भी कर रही हैं और मेरे ऊपर कुछ कार्यक्रम भी कर रही हैं, जिससे वहाँ के लोगों से, वहाँ के पत्रकारों से, लेखकों से मिलना जुलना। अब आपकी उम्र कितनी हो गई है? उम्र मेरी अब हो गई 64 साल। 64 साल हो गए, कहीं से भी लगते नहीं है आप। 64 साल मेरी हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस जन्मदिन के मौके पर। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें, ये रिश्ता कायम रहे। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पत्रकारिता जगत की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी आभार।